गांव का नाम था बैराठ। बहुत छोटा गांव, इतना छोटा कि बसों के कंडक्टर भी नाम सुनकर पूछते कहाँ पड़ता है ये। लेकिन बैराठ अपनी जगह पूरा था। खेत थे, पगडंडियां थीं, मिट्टी के घर थे और लोगों के चेहरे पर वो झुर्रियां थीं जो सिर्फ मेहनत से आती हैं। गांव के आखिरी छोर पर, जहां सड़क टूटकर पगडंडी बन जाती थी, वहीं एक खपरेल का घर खड़ा था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर खपड़े, कहीं कहीं से टूटे हुए, जिनके बीच से ठंडी हवा बिना पूछे अंदर आ जाती थी। यही घर था रामनिवास का। नमस्कार दोस्त, आपसे एक छोटा सा सवाल है। इस कहानी को आप किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और इस समय आपकी घड़ी में कितना बज रहा है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं, हम जैसे लोगों की कहानी है। धीरे चलने वाली, मन में उतरने वाली और नींद से पहले दिल को थोड़ा भारी और थोड़ा शांत कर देने वाली कहानी। रामनिवास उम्र में करीब 60 के आसपास था। कमर हल्की सी झुकी हुई, हाथों में मोटी मोटी नसें उभरी हुई और आंखों में थकान से ज्यादा जिम्मेदारी भरी हुई। उसके साथ इस घर में 2 बच्चे रहते। बड़ा बेटा पवन 12 साल का, उम्र से थोड़ा ज्यादा समझदार, बोलता कम था पर देखता बहुत था। जब पिता खेत में चुपचाप काम करते तो पवन दूर से सब नोटिस करता। उसे पता था कब पिता के हाथ कांपते हैं और कब सिर्फ ठंड की वजह से उंगलियां सख्त हो जाती हैं। छोटा बेटा नीरज 8 साल का, पतली सी देह, चेहरे पर अब भी बचपन की गोलाई। उसे सवाल पूछने की आदत थी, कभी कभी ऐसे सवाल जिनका जवाब रामनिवास के पास भी नहीं होता था। इन तीनों के अलावा उस घर में कोई नहीं था। न माँ थी, न दादी, न कोई रिश्तेदार। सालों पहले रामनिवास की पत्नी एक बीमारी में चली गई थी। उसके बाद घर जैसे धीरे धीरे चुप हो गया था। लेकिन रामनिवास ने उस चुप्पी को कमजोरी नहीं बनने दिया। वह अकेला ही खेती करता था, अकेला ही बच्चों को स्कूल भेजता था, अकेला ही उनकी कॉपियां देखता, उनकी फीस का इंतजाम करता और रात में उन्हें सुलाते वक्त कहानियां भी वही सुनाता था। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई थी। अभी अक्टूबर पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि सुबह की हवा दांतों में चुभने लगी। खेतों में ओस की परत मोटी होने लगी थी। रामनिवास टमाटर की खेती करता था। छोटा सा खेत था, लेकिन उसी पर उसका पूरा घर टिका था। टमाटर की फसल ठंड में बहुत नाजुक होती है। थोड़ी सी ज्यादा ठंड और पौधे झुलस जाते हैं। पाला पड़ जाए तो पूरी मेहनत एक ही रात में खत्म। ये बात रामनिवास जानता था, इसलिए उस सुबह वह अंधेरे में ही उठ गया। खाट से उठते वक्त उसकी कमर में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। घर के अंदर दोनों बच्चे एक ही चादर में सिकुड़े हुए सो रहे थे। पवन का हाथ नीरज के कंधे पर था। नीरज की सांस हल्की हल्की चल रही थी। रामनिवास ने उन्हें देखा और एक पल के लिए खुद की ठंड भूल गया। वह बाहर आया। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। साफ आसमान मतलब रात और ठंडी होगी। उसने खेत की ओर देखा। टमाटर के पौधे ओस से झुके हुए थे, पत्तों पर सफेद सी परत जम रही थी। रामनिवास ने एक पौधा छुआ, ठंड सीधे उंगलियों में चुभी। उसने गहरी सांस ली। आज रात मुश्किल है, वह मन ही मन बोला। घर के अंदर लौटकर उसने चूल्हा जलाया। थोड़ी सी लकड़ी थी। बहुत सोच समझ कर आग जलाई। पानी गर्म किया। चाय की पत्ती खत्म हो चुकी थी, आज सिर्फ गर्म पानी। कुछ देर बाद उसने बच्चों को उठाया। पवन ने आंखें खोली। ठंड से आवाज भारी थी। बाबू, उसने कहा, आज बहुत ठंड है। रामनिवास ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ, वह बोला, पर पढ़ाई छोड़ेंगे तो ठंड से भी बड़ी ठंड आएगी। पवन चुप हो गया। नीरज ने पानी पीते हुए पूछा, बाबू, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा? रामनिवास ने उसकी ओर देखा। 8 साल का बच्चा ऐसे सवाल पूछे तो समझ लेना चाहिए जिंदगी जल्दी समझ में आ रही है। कुछ न कुछ कर लेंगे, रामनिवास बोला। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो बच्चों को चाहिए होता है। बच्चे स्कूल चले गए। रामनिवास खेत में लग गया। दिन में धूप निकली पर कमजोर। शाम होते होते हवा फिर ठंडी हो गई। सूरज डूबते ही तापमान गिरने लगा। रामनिवास ने सूखी पत्तियां, घास और गोबर इकट्ठा करना शुरू किया। आज रात खेत में आग जलानी थी, पौधों को बचाने के लिए। रात आई। अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर उतर आया। खपरेल के घर में तीनों बैठकर सादा खाना खा रहे थे। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। नीरज चुप था। पवन ने खाना खत्म कर बोलने की हिम्मत की, बाबू, आज आप खेत में ही रहोगे?
रामनिवास ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। बाहर ठंड का कहर पूरी ताकत से उतर रहा था, और यह सिर्फ शुरुआत थी। रामनिवास को नहीं पता था कि यह सर्दी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। गांव बैराठ में इस समय कोई आवाज नहीं थी, न कुत्तों के भौंकने की, न बैलों की घंटियों की, न ही किसी इंसान के बोलने की। बस ठंड थी, ऐसी ठंड जो चुपचाप आती है और धीरे धीरे हड्डियों में बस जाती है। रामनिवास खपरेल के घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी टोकरी थी जिसमें सूखी पत्तियां, घास और थोड़ा सा गोबर भरा था। उसने आसमान की ओर देखा। तारे और ज्यादा चमक रहे थे। यह चमक सुंदर नहीं, डरावनी थी, क्योंकि जितने ज्यादा तारे उतनी ज्यादा ठंड। खेत की मिट्टी अब पत्थर सी सख्त हो रही थी। रामनिवास धीरे धीरे खेत के बीच पहुंचा। उसने एक जगह छोटी सी आग जलाई। आग ने पहले मना किया, फिर मान गई। लपटें धीरे धीरे उठने लगीं। आग की रोशनी में टमाटर के पौधे अजीब से लग रहे थे, जैसे कोई बीमार आदमी कंबल ओढ़े खड़ा हो। रामनिवास एक एक पौधे के पास रुकता गया, कभी पत्तियां हिलाता, कभी मिट्टी पर पैर मारता ताकि नमी टूटे। उसकी सांस भाप बनकर हवा में घुल रही थी। कमर दर्द कर रही थी, घुटनों में जान नहीं बची थी, लेकिन वह रुका नहीं। किसान जब रुकता है तो सिर्फ शरीर नहीं, पूरा घर रुक जाता है। घर के अंदर पवन करवट बदल रहा था। ठंड उसकी नींद में घुस आई थी। उसने आंख खोली। खपरेल की छत से हवा की सीटी सीधे कानों में उतर रही थी। उसने पास में नीरज को देखा। नीरज नींद में भी कांप रहा था। पवन ने अपनी चादर उसकी ओर खिसका दी। फिर वह उठकर बैठ गया। उसकी उम्र 12 साल थी, पर उस वक्त वह उम्र से कहीं बड़ा सोच रहा था। बाबू खेत में होंगे, उसने मन में कहा। उसने दरवाजे की ओर देखा। मन किया उठकर बाहर चला जाए, लेकिन डर भी था। ठंड का डर नहीं, बाबू की डांट का। रामनिवास कभी नहीं चिल्लाता था, पर उसकी खामोशी डांट से ज्यादा भारी होती थी। पवन फिर लेट गया, लेकिन नींद अब नहीं आनी थी। खेत में ठंड बढ़ती जा रही थी। आग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। रामनिवास ने और पत्तियां डाली। हाथ सुन्न हो चुके थे। उंगलियां ठीक से मुड़ नहीं रही थीं। उसने अपने हाथ आग की ओर बढ़ाए। थोड़ी देर सुकून मिला, फिर वह सीधे खड़ा हुआ, चारों ओर देखा। खेत शांत था, बहुत ज्यादा शांत। यह शांति अच्छी नहीं थी। यह वही शांति होती है जो तूफान से पहले आती है। रामनिवास को अपने पिता याद आए। वह भी ऐसे ही रातों में खेत में खड़ा रहा करते थे। तब रामनिवास छोटा था। उसे याद है, उसके पिता कहते थे, खेती सिर्फ हल चलाने का नाम नहीं है, खेती जागने का नाम है। जब सब सोते हैं तब किसान धरती के साथ जागता है। आज रामनिवास वही कर रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। आग बुझ गई। पाला धीरे धीरे उतरने लगा। पत्तियों पर सफेदी जमने लगी। रामनिवास का दिल डूबने लगा। उसने एक पौधा छुआ। पत्ता कड़क हो चुका था। उसने आंखें बंद की। एक पल को सब खत्म होता दिखा। बच्चों का स्कूल, घर का राशन, सब कुछ। लेकिन उसने आंखें फिर खोल लीं। किसान आंख बंद करके हार नहीं मानता। उसने खेत के दूसरे सिरे पर एक और आग जलाई, फिर तीसरी। अब पूरा खेत हल्की हल्की धुएं से भरने लगा। धुआं ठंड को काटने लगा। रामनिवास खांसने लगा। सीने में जलन हुई, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। सुबह होने में अभी वक्त था, लेकिन आसमान का रंग थोड़ा बदलने लगा था। नीला हल्का होने लगा। रामनिवास थककर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें जल रही थीं। नींद पलकें खींच रही थीं, लेकिन वह सो नहीं सकता था। बस थोड़ी देर और वह खुद से बोला। घर में नीरज की नींद खुली। उसने देखा पवन जाग रहा है। भैया, उसने धीरे से कहा। बाबू नहीं आए अभी? पवन ने सिर हिलाया। नीरज चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, बाबू थक जाते होंगे ना? पवन ने कुछ नहीं कहा। उसने छत की ओर देखा। उसे भी वही डर लग रहा था जो नीरज के मन में था। सुबह की पहली रोशनी खेत पर पड़ी। रामनिवास उठ खड़ा हुआ। उसने हर पौधे को देखा। कुछ पौधे बच गए थे, कुछ झुलस चुके थे। पूरा खेत खराब नहीं हुआ था, लेकिन पूरा बचा भी नहीं था। यह अधूरी जीत थी और अधूरी हार। रामनिवास ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन आंसू गिरे नहीं। किसानों के आंसू अंदर ही सूख जाते हैं। वह घर की ओर चला। पैर भारी हो चुके थे। घर पहुंचा तो देखा दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। पवन आगे आया। बाबू, रामनिवास ने उसे गले लगा लिया, फिर नीरज को भी। तीनों कुछ देर यूं ही खड़े रहे, बिना बोले।
उस खामोशी में सब कुछ था, डर भी, थकान भी और थोड़ी सी उम्मीद भी। घर के अंदर रामनिवास ने चूल्हा जलाया। आज चाय बनाई। पानी में थोड़ी सी पत्ती बची थी। चाय कमजोर थी पर गर्म थी। तीनों ने चुपचाप पी। नीरज ने पूछा, बाबू फसल बच गई? रामनिवास ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, पूरी नहीं पर कुछ तो बची है। पवन ने धीरे से कहा, हम संभाल लेंगे। रामनिवास ने उसकी ओर देखा। 12 साल का लड़का इतना बड़ा वाक्य इतनी शांति से बोल रहा था। उस पल रामनिवास को लगा वह अकेला नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ठंड का कहर अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो सिर्फ पहला हमला था। आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा कठोर होने वाली थी और किसान का घर और ज्यादा इम्तिहान देखने वाला था। सुबह पूरी तरह खुल चुकी थी, लेकिन ठंड ने अब भी गांव बैराठ को अपनी गिरफ्त में रखा था। धूप निकली जरूर थी, पर उसमें वह ताकत नहीं थी जो ठंड से लड़ सके। वह बस दिखावे की धूप थी, जैसे कोई कमजोर आदमी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा हो। रामनिवास खपरेल के घर के बाहर चुपचाप बैठा था। उसके सामने एक लोहे की पुरानी कटोरी में चाय ठंडी हो रही थी। वह चाय नहीं पी रहा था, बस देख रहा था। किसान जब चाय भूल जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसके मन में कोई भारी बात अटकी है। उसकी नजर बार बार खेत की ओर चली जाती थी। आधी फसल झुलस चुकी थी, आधी बची थी, पर किस हालत में यह अभी साफ नहीं था। रामनिवास जानता था आज बाजार जाना जरूरी है। बीज, खाद और बच्चों की कुछ जरूरतें सब अधूरे पड़े थे, लेकिन बाजार जाना पैसे मांगता है, और पैसे आजकल रामनिवास के पास रुकते नहीं थे। घर के अंदर पवन किताब खोलकर बैठा था। स्कूल जाना था, पर आज रविवार था। नीरज कॉपी में कुछ टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बना रहा था। उसने बार बार पिता की ओर देखा। बाबू, नीरज ने धीरे से कहा, आज स्कूल नहीं है तो मैं खेत चलूं? रामनिवास ने सिर उठाया। नहीं, उसने साफ कहा, तेरा काम पढ़ना है। नीरज चुप हो गया। पवन ने किताब बंद की। बाबू, उसने कहा, मैं चल सकता हूं, आप अकेले मत जाओ। रामनिवास ने उसकी ओर देखा। 12 साल का बेटा, कंधे पतले पर आंखों में जिम्मेदारी की चमक। नहीं, रामनिवास बोला, तुम दोनों घर रहो। उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, पर फैसला था। रामनिवास धीरे धीरे खेत की ओर गया। आज उसे हर पौधे को ध्यान से देखना था। पाले का असर कुछ जगह और बढ़ गया था। कुछ टमाटर काले पड़ने लगे थे। उसने एक टमाटर तोड़ा। हाथ में लेते ही उसे समझ आ गया यह बिकने लायक नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं। इतनी मेहनत, उसके मन में आवाज आई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। खेती में रोने का वक्त नहीं होता। रोना रात में होता है, अकेले में। दोपहर के करीब गांव के 2-3 किसान खेत की मेड़ पर आकर खड़े हो गए। वे भी पाले से परेशान थे। रामू भैया, एक ने कहा, आपके यहाँ कितना नुकसान हुआ? रामनिवास ने संक्षेप में कहा, आधा। हमारे यहाँ भी, दूसरा बोला। लगता है इस बार सर्दी ने ज्यादा मार दी। कुछ देर सब चुप रहे। फिर एक किसान ने कहा, सरकार से कुछ मदद मिलेगी क्या? रामनिवास ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था मदद कागजों में अटक जाती है। शाम होते होते हवा फिर ठंडी हो गई। रामनिवास घर लौटा। पवन दरवाजे पर खड़ा था। बाबू, उसने कहा, आपने कुछ खाया? रामनिवास ने सिर हिलाया। हाँ। यह सच नहीं था, लेकिन पिता कभी बच्चों को अपनी भूख नहीं दिखाते। नीरज उसे देखकर मुस्कुराया। मैंने आज पूरी पहाड़ा लिख ली, उसने कहा। रामनिवास ने उसके सिर पर हाथ रखा। अच्छा किया, वह बोला। उस पल उसके मन में एक अजीब सी टीस उठी। अगर मैं नहीं रहा, यह ख्याल अचानक आया। उसने झट से सिर झटक दिया। ऐसे ख्याल कमजोरी होते हैं। रात फिर आई। ठंड कल से ज्यादा थी। हवा खपरेल के छेदों से सीटी मार रही थी। रामनिवास फिर खेत जाने को तैयार हुआ। पवन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाबू, उसकी आवाज कांप गई। आज मत जाइए। रामनिवास रुका। अगर नहीं गया, वह बोला, तो कल हम क्या खाएंगे? पवन चुप हो गया। नीरज कोने में खड़ा सब सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं भी चलूंगा। रामनिवास उसकी ओर पलटा। नहीं, उसने सख्ती से कहा। फिर कुछ नरम होकर बोला, तुम दोनों घर रहो। वह निकल गया। खेत में आज हालात और खराब थे। ठंड तेज हवा के साथ हमला कर रही थी। रामनिवास ने आग जलाई, लेकिन हवा लपटों को तोड़े जा रही थी। उसका शरीर थक चुका था। कमर दर्द से सीधी नहीं हो पा रही थी। एक पल को वह जमीन पर बैठ गया। सांस तेज हो गई। छाती में जलन हुई। उसने आसमान की ओर देखा। अब और कितना, वह फुसफुसाया। घर में पवन को नींद नहीं आ रही थी। नीरज भी जाग रहा था। भैया,
नीरज ने कहा, बाबू बहुत थक जाते हैं ना? पवन ने उसे पास खींच लिया। हाँ, वह बोला, पर बाबू हारते नहीं। नीरज ने उसकी ओर देखा। हम बड़े होकर बाबू को आराम देंगे, उसने कहा। पवन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भर आईं। रात का आखिरी पहर था। खेत में रामनिवास फिर खड़ा हुआ। आग आखिरी बार जल रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर डगमगाए। वह जमीन पर बैठ गया। सिर घूम रहा था। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। नहीं, वह बुदबुदाया, अभी नहीं, लेकिन शरीर कभी कभी मन की नहीं सुनता। वह धीरे धीरे पीछे की ओर झुक गया और जमीन पर गिर पड़ा। सुबह हुई। सूरज निकला। पवन सबसे पहले जागा। उसने देखा बाबू घर में नहीं है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने नीरज को जगाया। बाबू खेत में है, वह बोला। चल। दोनों दौड़ते हुए खेत की ओर गए। ठंड में उनके पैर सुन्न हो रहे थे। खेत के बीच उन्होंने देखा रामनिवास जमीन पर बेहोश पड़ा था। पवन चीख पड़ा, बाबू। नीरज उससे चिपक गया। पवन भागकर पिता के पास गया। बाबू, बाबू उठो, कोई जवाब नहीं। उस पल ठंड का कहर सिर्फ खेत पर नहीं, किसान के घर पर पूरी तरह टूट पड़ा था। सुबह की ठंड उस दिन अलग थी। वह सिर्फ हवा में नहीं थी, वह खेत की मिट्टी में थी, पौधों की पत्तियों में थी, और सबसे ज्यादा 2 बच्चों के दिल में थी। पवन घुटनों के बल अपने पिता रामनिवास के पास बैठा था। उसके हाथ पिता के कंधों को हिला रहे थे। बाबू उठो न बाबू, उसकी आवाज भर्रा गई थी। नीरज थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। 8 साल की उम्र में उसने बहुत कुछ देखा था, पर ऐसा दृश्य पहली बार था। उसके पिता जो हर सुबह सबसे पहले उठते थे, जो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, जो ठंड, गर्मी, बारिश सबका सामना खामोशी से करते थे, आज खेत की मिट्टी पर बिल्कुल निश्चल पड़े थे। नीरज के पैर कांपने लगे। उसने धीरे धीरे पवन की ओर देखा। भैया, उसने डरते हुए कहा, बाबू सो रहे हैं ना? पवन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पिता की नब्ज टटोलने की कोशिश की, जैसे उसने कभी किसी को करते देखा था। दिल जोर से धड़क रहा था। फिर एक हल्की सी सांस महसूस हुई। पवन की आंखों में एक पल के लिए रोशनी आई। सांस चल रही है, उसने कहा। बाबू जिंदा हैं, लेकिन यह राहत बहुत नाजुक थी। रामनिवास का शरीर बर्फ सा ठंडा हो चुका था। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। पवन समझ गया यह साधारण थकान नहीं है। गांव अब जागने लगा था। दूर से किसी मुर्गे की आवाज आई। पवन तेजी से खड़ा हुआ। नीरज, उसने कहा, तू यहीं रह, मैं गांव बुलाता हूं। नीरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे अकेला मत छोड़, उसकी आवाज कांप रही थी। पवन ने उसे सीने से लगाया। डर मत, वह बोला, मैं अभी आता हूं। पवन दौड़ पड़ा। उसके पैर नंगे थे, कांटे चुभ रहे थे, पत्थर लग रहे थे, पर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, बाबू को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? गांव में सबसे पहले वह चमन काका के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। काका काका। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। चमन काका अधखुली आंखों से बाहर आए। क्या हुआ रे पवन? उन्होंने पूछा। बाबू, बाबू खेत में गिर पड़े हैं, पवन रोते हुए बोला। चमन काका एकदम सचेत हो गए। चल, उन्होंने कहा, अभी चल। कुछ ही देर में 2-3 और लोग इकट्ठा हो गए। कोई कंबल लाया, कोई पानी। सब खेत की ओर चल पड़े। खेत में नीरज अब भी पिता के पास बैठा था। उसने अपनी पतली बाहों से पिता को ढकने की कोशिश की थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके दिमाग में बस एक ही प्रार्थना थी, बाबू उठ जाओ। जब गांव वाले पहुंचे, नीरज ने उन्हें देखा और रो पड़ा। चमन काका सबसे पहले रामनिवास के पास झुके। उन्होंने उसका माथा छुआ। बहुत ठंडा है, उन्होंने कहा। किसी ने कंबल डाला, किसी ने थोड़ा गर्म पानी होठों से लगाया। कुछ देर बाद रामनिवास ने हल्की सी कराह भरी। रामू, चमन काका बोले, सुन रहा है? रामनिवास की पलकें हिली, बहुत धीरे, जैसे आंखें खोलना अब भी उसके लिए भारी काम हो। बच्चे, उसके मुंह से बस इतना निकला। पवन तुरंत आगे आया। मैं यही हूं बाबू, उसने कहा। नीरज भी है। रामनिवास ने जैसे सुकून की सांस ली। गांव वालों ने उसे सहारा देकर घर तक पहुंचाया। खपरेल के घर में आज अजीब सी भीड़ थी। कोई चूल्हा जला रहा था, कोई गर्म पानी बना रहा था। नीरज कोने में बैठा सब देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं सब चले न जाए। उसने पवन की कमीज पकड़ ली। भैया, वह फुसफुसाया, बाबू ठीक हो जाएंगे ना? पवन ने कुछ नहीं कहा। वह भी खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। दोपहर तक रामनिवास को थोड़ी चेतना आ गई। उसकी आंखें खुलीं। छत के खपड़े उसे दिखे।
घर, वह बुदबुदाया। पवन उसके पास बैठा था। हाँ बाबू, वह बोला। घर। रामनिवास ने चारों ओर देखा। खेत, उसने कहा। चमन काका पास आ गए। खेत, बाद में उन्होंने कहा। पहले तू। रामनिवास कुछ बोलना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें भीग गईं। वह जानता था उसकी तबीयत अब मजाक नहीं है। शाम होते होते खबर पूरे गांव में फैल गई। रामनिवास गिर पड़ा, लोग आते गए, देखते गए, चुपचाप चले जाते गए। कोई ज्यादा सवाल नहीं कर रहा था। गांव किसान की हालत समझता है। रात आई। आज खेत में कोई नहीं था। रामनिवास घर में था, पर उसका मन खेत में ही था। नीरज उसके पास बैठा धीरे धीरे उसकी उंगलियां सहला रहा था। बाबू, उसने कहा, आप कल खेत मत जाना। रामनिवास हल्की सी मुस्कान लाया। अगर मैं नहीं जाऊंगा, वह बोला, तो पौधों को कौन देखेगा? नीरज चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रात गहरी हो गई। ठंड अब भी बाहर डटी थी। रामनिवास छत की ओर देखता रहा। उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे। अगर मुझे कुछ हो गया, ये दोनों। उसने आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसे डर लगा। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। अगली सुबह थोड़ी अलग थी। सूरज थोड़ा ज्यादा चमका। रामनिवास उठकर बैठा। कमजोर था, पर होश में था। पवन खुश हो गया। बाबू उठ गए, वह बोला। नीरज दौड़कर उसके गले लग गया। रामनिवास ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से 2 बूंद गिर पड़ी। ये आंसू दर्द के नहीं थे, यह एहसास के थे कि वह अब अकेला नहीं है। लेकिन रामनिवास जानता था अब सब वैसा नहीं रहेगा। उसका शरीर संकेत दे चुका था। ठंड अभी खत्म नहीं हुई थी, और जिंदगी अब उससे कुछ नया मांगने वाली थी। रामनिवास खाट पर बैठा था। शरीर अब भी कमजोर था। कमर सीधी करने में वक्त लग रहा था। सिर हल्का हल्का घूम रहा था, लेकिन आंखें खुली थीं। और आंखों के खुलते ही सबसे पहले उन्हें खेत दिखा। खेत जो खिड़की से आधा सा दिखाई देता था। पवन चुपचाप पास बैठा था। उसने देखा बाबू उठने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू, उसने धीरे से कहा, लेटे रहो। रामनिवास ने उसकी ओर देखा। 12 साल का बेटा, जिसकी आवाज में आज पिता जैसी चिंता थी। कितनी देर लेटा रहूं? रामनिवास बोला। जमीन मेरा इंतजार नहीं करती। पवन कुछ नहीं बोला। नीरज दरवाजे के पास खड़ा था। उसके हाथ में स्टील का गिलास था जिसमें गर्म पानी था। वह धीरे धीरे पिता के पास आया। बाबू, उसने कहा, चमन काका बोले हैं आज खेत मत जाना। रामनिवास हल्की सी मुस्कान लाया। चमन काका अब डॉक्टर भी बन गए, उसने कहा। नीरज समझ नहीं पाया कि यह मजाक है या दर्द छिपाने की कोशिश। उसने बस गिलास आगे बढ़ा दिया। रामनिवास ने पानी पिया। गर्म पानी गले से उतरते ही सीने में थोड़ी गर्मी फैली, लेकिन मन अब भी ठंडा था। दोपहर तक गांव के कुछ लोग फिर आ गए, कोई हाल पूछने, कोई सलाह देने। रामू, एक किसान बोला, अब उम्र हो चली है, इतनी रात खेत में रहना ठीक नहीं। रामनिवास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उम्र नहीं देखती फसल भैया, पाला पड़ता है तो जवान खेत भी मर जाता है। कोई जवाब नहीं आया। गांव वाले जानते थे यह आदमी बहस के लिए नहीं, जरूरत के लिए जमीन जोतता है। शाम होते होते रामनिवास खुद को कुछ बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन भीतर एक डर बैठ गया था। वह डर पहले कभी इतना साफ नहीं था। आज उसे अपने शरीर पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने पवन को पास बुलाया। पवन, वह बोला। पवन सीधे बैठ गया। अगर मुझे फिर ऐसा हो जाए, रामनिवास ने धीरे धीरे कहा, तो तू वाक्य अधूरा रह गया। पवन की आंखें भर आईं। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने जल्दी से कहा। आप ठीक हो। रामनिवास उसके चेहरे को देखता रहा। वह समझ गया अब सिर्फ पिता नहीं, उसे थोड़ा सा रुकना भी सीखना होगा। रात आई। ठंड अब भी गांव के चारों ओर थी, लेकिन आज रामनिवास खेत नहीं गया। यह उसके जीवन का पहला ऐसा दिन था जब पाला पड़ने के डर में वह घर पर रहा। खेत अंधेरे में अकेला पड़ा था। रामनिवास दरवाजे पर बैठा उसे देखता रहा। मन बार बार उठकर जाने को कह रहा था, लेकिन शरीर मना कर रहा था। नीरज उसके पास आकर बैठ गया। बाबू, उसने पूछा, आप उदास हो? रामनिवास ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं, बस सीख रहा हूं। क्या? नीरज ने पूछा। कि हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती, रामनिवास बोला। नीरज इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर उसने सिर हिला दिया। अगली सुबह रामनिवास ने एक बड़ा फैसला लिया। वह पवन को अपने साथ खेत ले गया। पवन ने पहली बार पिता के साथ पौधों को इतनी नजदीक से देखा। रामनिवास धीरे धीरे हर चीज समझा रहा था।
कहाँ पाला ज्यादा लगा, कहाँ पौधा बच सकता है, कहाँ मेहनत अब बेकार है। खेती, रामनिवास बोला। सिर्फ जमीन का काम नहीं है, यह समझ का काम है। पवन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, जिम्मेदारी थी। दोपहर में वे दोनों घर लौटे। रामनिवास थक गया था, लेकिन मन हल्का था। उसने नीरज को बुलाया। कल से, वह बोला, मैं तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा सब सिखाऊंगा। नीरज खुश हो गया। मैं भी? उसने पूछा। हाँ, रामनिवास बोला, क्योंकि घर एक आदमी से नहीं चलता। उस पल रामनिवास ने मन ही मन स्वीकार कर लिया, अब उसकी जिंदगी सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं, अपने बच्चों की साथ पर टिकी है। लेकिन ठंड वह अब भी गई नहीं थी। मौसम की खबरें और खराब थीं। कहा जा रहा था आने वाले हफ्ते और सर्द होंगे। रामनिवास जानता था आगे का रास्ता और कठिन है, पर अब उसके कदम थोड़े संभले हुए थे। वह अकेला नहीं था, उसके साथ दो छोटे हाथ थे जो धीरे धीरे मजबूत होना सीख रहे थे। और शायद यही बात ठंडी के कहर से भी ज्यादा ताकतवर थी। ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं रही थी, वह आदत बन चुकी थी। सुबह उठते ही हाथ पहले ठंड को महसूस करते, फिर दिन की शुरुआत होती। बैराठ गांव अब सर्दी के हिसाब से जीना सीख चुका था। लोग कम बोलते थे, कम चलते थे और ज्यादा सोचते थे। रामनिवास उस सुबह देर से उठा। यह उसके जीवन में दूसरी बार हुआ था। पहली बार जब पत्नी चली गई थी, और दूसरी बार अब जब शरीर ने संकेत देना शुरू कर दिया था। वह खाट से बैठा और कुछ देर बस सांसों को गिनता रहा। हर सांस थोड़ी भारी थी, लेकिन हर सांस अब भी चल रही थी, और यही बात उसके लिए सबसे बड़ी राहत थी। पवन चूल्हे के पास बैठा था, लकड़ियां सुलगा रहा था। नीरज आटे की छोटी सी गुठली को हथेली से दबा रहा था। घर में पहली बार रामनिवास को लगा काम बंट रहा है। वह चुपचाप यह दृश्य देखता रहा। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। बाबू, पवन ने कहा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रामनिवास चौंका। क्यों? उसने पूछा। आज खेत में आपको सहारा चाहिए, पवन बोला। रामनिवास कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, स्कूल ज्यादा जरूरी है। पवन ने नजरें झुका लीं। पर आप, उसने कहना चाहा। रामनिवास ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरी कमजोरी तेरी जिम्मेदारी नहीं बननी चाहिए, वह बोला। यह वाक्य कठोर था पर जरूरी था। पवन समझ गया। नीरज सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में एक नई गांठ बंध गई। दिन चढ़ा। रामनिवास खेत की ओर गया। धीरे धीरे, हर कदम नपा तुला। खेत अब पहले जैसा नहीं था। कुछ पौधे अब भी खड़े थे, पर उनमें वह चमक नहीं थी। रामनिवास एक एक पौधे को ध्यान से देख रहा था। आज वह काम नहीं, हिसाब कर रहा था। कहाँ मेहनत अब भी सार्थक है और कहाँ रुक जाना ही समझदारी है। यह निर्णय किसान के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि रुकना हार जैसा लगता है। दोपहर में चमन काका फिर आए। रामू, उन्होंने कहा, सरकारी दफ्तर से आदमी आए थे। रामनिवास सीधा खड़ा हो गया। किस लिए? उसने पूछा। नुकसान का आकलन करने, चमन काका बोले। रामनिवास हंसा। वह हंसी खुशी की नहीं थी। अब, उसने कहा, जब फसल खुद ही जवाब दे चुकी है। चमन काका कुछ नहीं बोले। वे भी जानते थे कागज मौसम से धीमे चलते हैं। शाम को रामनिवास घर लौटा। पवन स्कूल से लौट चुका था। उसके हाथ में एक कागज था। बाबू, उसने कहा, मास्टर जी ने दिया है। रामनिवास ने कागज लिया। स्कूल फीस की सूचना थी। आंकड़े छोटे नहीं थे। उसने गहरी सांस ली। कब तक? उसने पूछा। इस महीने के आखिर तक, पवन बोला। रामनिवास चुप हो गया। नीरज चुपचाप पिता का चेहरा देख रहा था। वह समझ गया अब कोई और ठंड आने वाली है। रात आई। आज फिर आसमान साफ था। रामनिवास दरवाजे पर बैठा खेत की ओर देख रहा था। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी, वही डायरी जिसमें वह हर साल खर्च और आमदनी लिखता था। उसने नई पंक्ति खींची। कलम कुछ देर हवा में अटकी रही। फिर उसने लिखा, इस साल फसल आधी। बस इतना। उसके हाथ थरथरा गए। नीरज धीरे से पास आया। बाबू, उसने कहा, अगर पैसे कम पड़े तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रामनिवास चौंक गया। उसने तीखे स्वर में कहा। नीरज डर गया। मैं बस कह रहा था। उसकी आवाज कांप गई। रामनिवास ने डायरी बंद की। नीरज को अपने पास खींच लिया। फिर ऐसा मत कहना, उसने कहा। मेरे रहते तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। नीरज रो पड़ा। यह रोना डर का नहीं, सुकून का था। अगली सुबह गांव में सरकारी कर्मचारी आए। खेत देखे, नोट्स बनाए, तस्वीरें लीं। रामनिवास दूर खड़ा सब देखता रहा। उसके मन में कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी किसान पूरी तरह निराश नहीं होता। शायद यही उसकी ताकत है।
शाम तक ठंड और बढ़ गई। मौसम की खबर सच साबित हो रही थी। रामनिवास जानता था अब आगे कोई आसान दिन नहीं है, पर आज एक बात साफ हो गई थी, अब वह अकेला लड़ने की जिद नहीं करेगा। वह बच्चों को कमजोरी नहीं, साथ समझेगा। और यही उस घर को अब तक खड़ा रखे हुए था। ठंडी का कहर अभी बाकी था, लेकिन किसान का घर अब भी टिका हुआ था, क्योंकि उसकी दीवारें सिर्फ मिट्टी की नहीं थीं, वे भरोसे से बनी थीं। उस रात ठंड ने कोई नई चाल नहीं चली, बस वही पुरानी चुप्पी ओढ़े और गहरी हो गई। ऐसी ठंड जो शोर नहीं करती, बस आदमी को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। रामनिवास खपरेल के घर के भीतर चुपचाप लेटा था। नींद आंखों से दूर थी। छत के खपड़ों के बीच से आसमान के कुछ तारे दिख रहे थे। वह उन्हें देखता रहा। तारों को देखना उसकी पुरानी आदत थी। जब भी जिंदगी बहुत भारी लगती, वह आसमान देखता, क्योंकि आसमान कभी जवाब नहीं देता, पर आदमी को थोड़ी राहत जरूर दे देता है। उस रात भी वही कर रहा था। नीरज नींद में हल्की हल्की आवाजें कर रहा था। पवन एक करवट लेकर उसे ढंक रहा था। रामनिवास ने यह दृश्य देखा और दिल के भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। उसने सोचा, अगर यह घर अब भी खड़ा है तो इन्हीं 2 बच्चों की वजह से। सुबह हुई। इस बार सूरज देर से निकला। ठंड कल से भी ज्यादा थी। रामनिवास उठा। आज उसे खेत नहीं जाना था, आज उसे बाजार जाना था। यह फैसला उसने रात में ही कर लिया था। बाजार जाना मतलब अपने हालात सबके सामने रखना। यह काम किसान के लिए हल चलाने से ज्यादा मुश्किल होता है। पवन उसके साथ चलने को तैयार हो गया। मैं चलूंगा, उसने कहा। रामनिवास ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। नीरज दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। मैं, उसने उम्मीद से पूछा। रामनिवास ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू घर संभाल, उसने कहा। आज बड़ा आदमी बनेगा। नीरज सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। बाजार तक 5 कोस का रास्ता था। ठंड में यह रास्ता कोस जैसा लगता है। रामनिवास और पवन धीरे धीरे चल रहे थे। बीच बीच में रामनिवास रुकता, सांस संभालता। पवन कुछ नहीं कहता, बस पास खड़ा रहता। यह खामोशी अब नई नहीं थी। बाजार पहुंचे। शोर था, लोग थे, सब अपनी अपनी जरूरतों में डूबे हुए। रामनिवास एक बीज की दुकान पर रुका। दुकानदार ने उसे देखा। रामू, वह बोला, इस बार फसल कैसी रही? रामनिवास ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस कहा, जितनी होनी थी उतनी नहीं। दुकानदार समझ गया। उधार चाहिए? उसने पूछा। रामनिवास कुछ देर खामोश रहा, फिर सिर हिला दिया। यह सिर हिलाना उसके लिए सबसे भारी था। दुकानदार ने कागज निकाला, नाम लिखा, राशि लिखी, कुछ नहीं बोला। कभी कभी खामोशी ज्यादा इंसानियत दिखाती है। आगे वे एक और दुकान पर गए, खाद के लिए। वहां दुकानदार ने सीधे मना कर दिया। बहुत उधार हो गया है, उसने कहा। रामनिवास ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे मुड़ गया। पवन उसका चेहरा देख रहा था। उसने पहली बार अपने पिता को इतना छोटा महसूस करते देखा। दोपहर तक वे घर लौट रहे थे। रामनिवास थक चुका था। रास्ते में एक जगह वह बैठ गया। पवन पास बैठा। बाबू, उसने धीरे से कहा, मैं छुट्टी लेकर काम कर लूं। रामनिवास उसकी ओर तेजी से मुड़ा। नहीं, उसने सख्त स्वर में कहा। फिर स्वर नरम किया। मेरी जिंदगी मेहनत से चली है, वह बोला। तेरी जिंदगी दिमाग से चलेगी। पवन चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह रोया नहीं। घर पहुंचे। नीरज दरवाजे पर खड़ा था। उसने पिता के हाथ में थैला देखा। बीज? उसने पूछा। रामनिवास ने हाँ में सिर हिलाया। नीरज खुश हो गया। उसे लगा सब ठीक हो जाएगा। बच्चों को उम्मीद जल्दी मिल जाती है। शाम ढली। ठंड फिर गहराई। रामनिवास आंगन में आग के पास बैठा था। पवन उसके बगल में। नीरज आग की लपटों को देख रहा था। बाबू, नीरज ने पूछा, ठंड क्यों आती है? रामनिवास मुस्कुराया। ताकि आदमी आग की कीमत समझे, उसने कहा। नीरज आग को और ध्यान से देखने लगा। उस रात रामनिवास ने एक फैसला और लिया। अब वह सब कुछ अकेले नहीं संभालेगा। वह गांव के लोगों से मदद मांगेगा। यह उसके स्वाभिमान के खिलाफ नहीं था, यह उसके बच्चों के हक में था। ठंडी का कहर अब भी पूरी ताकत में था। फसल अब भी अधूरी थी। पैसे अब भी कम थे। लेकिन किसान का घर अब टूट नहीं रहा था, क्योंकि उस घर में डर के साथ साथ सच और साथ दोनों आ चुके थे। और यही हर सर्दी से लड़ने की असली ताकत होती है। उस रात आग जल्दी बुझ गई। लकड़ियां कम थीं और ठंड ज्यादा। आग बुझते ही अंधेरा और गाढ़ा हो गया। रामनिवास आग की जगह अब सिर्फ राख देख रहा था। राख जो कभी जलती थी, अब ठंडी थी।
उसे लगा जैसे यह राख उसकी हालत की तरह है, अभी पूरी तरह बुझी नहीं, पर पहले जैसी तेज भी नहीं। पवन पास बैठा था, वह बार बार हाथों को रगड़ रहा था। नीरज अपनी चादर में और सिकुड़ गया था। बाबू, नीरज ने धीमी आवाज में पूछा, कल फिर ठंड पड़ेगी क्या? रामनिवास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पड़ेगी। उसने सच बोला। अब वह बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहता था। रात के बीच हवा और तेज हो गई। खपरेल की छत हल्की हल्की कंपने लगी। रामनिवास उठकर बैठ गया। उसे चिंता छत की नहीं थी, उसे चिंता उस खेत की थी जो अंधेरे में अकेला पड़ा था। उसने चादर ओढ़ी और बाहर आया। आसमान फिर साफ था, तारे और ज्यादा चमक रहे थे। उसने गहरी सांस ली। आज अगर पाला पड़ा, वह मन ही मन बोला। फिर उसने कदम खेत की ओर बढ़ा दिए। पवन ने आवाज सुनी, दरवाजा धीरे से खुलने की। वह उठ बैठा। बाबू, उसने कहा। रामनिवास रुका, पीछे मुड़ा। सो जा, उसने कहा। बस देख कर आता हूं। पवन कुछ कह नहीं पाया। वह जानता था यह देख कर आना कितनी देर का होता है। खेत में ठंड और तीखी थी। मिट्टी कड़क हो रही थी। पत्तियों पर फिर से सफेदी उतरने लगी थी। रामनिवास धीरे धीरे चल रहा था। हर कदम उसके शरीर को और भारी कर रहा था। उसने सूखी घास इकट्ठी की, आग जलाई। धुआं हवा में फैलने लगा। धुआं ठंड से लड़ने की आखिरी चाल थी। रामनिवास खांसने लगा, सीना जलने लगा। उसने हाथ से मुंह ढक लिया। बस थोड़ी देर, वह खुद से बोला। घर में नीरज जाग गया। उसने देखा पवन भी बैठा है। भैया, उसने कहा। बाबू फिर खेत गए? पवन ने सिर हिलाया। नीरज की आंखें भर आईं। अगर बाबू को फिर कुछ हो गया? उसकी आवाज टूट गई। पवन ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं होगा, उसने कहा। हम देखेंगे। लेकिन उसके भीतर खुद डर बैठा था। खेत में आग धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। रामनिवास उसे और सुलगाने लगा। हाथ अब सुन्न थे। उंगलियां ठीक से चल नहीं रही थीं। अचानक उसके सिर में तेज चक्कर आया। उसने जमीन का सहारा लिया, घुटनों के बल बैठ गया। नहीं, वह बुदबुदाया। उसके सामने बच्चों के चेहरे घूम गए। पवन, नीरज। उसने खुद को सीधे बैठाया। अभी नहीं, वह फुसफुसाया। सुबह होने में अभी वक्त था, लेकिन पूर्व दिशा हल्की सी नीली होने लगी थी। रामनिवास थक चुका था। उसने आग को आखिरी बार देखा, फिर घर की ओर चल पड़ा। कदम लड़खड़ा रहे थे। घर पहुंचा तो देखा पवन दरवाजे पर खड़ा था। बाबू, वह बोला। रामनिवास उसे देखकर थोड़ा सुकून महसूस किया। सोया क्यों नहीं? उसने पूछा। नींद नहीं आई, पवन बोला। नीरज पीछे खड़ा था। उसने पिता का हाथ पकड़ लिया। आप ठंडे हैं, वह बोला। रामनिवास मुस्कुराया। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वह जानता था यह ठंड अब सिर्फ शरीर की नहीं है। सुबह पूरी तरह हुई। गांव जाग गया। रामनिवास खाट पर बैठा चुप था। पवन और नीरज उसके सामने बैठे थे। बाबू, पवन ने कहा, आज खेत मत जाइए। रामनिवास कुछ देर दोनों को देखता रहा, फिर बोला, आज हम गांव जाएंगे। दोनों चौंके। गांव? नीरज ने पूछा। हाँ, रामनिवास बोला। लोगों से बात करनी है। यह कहना उसके लिए आसान नहीं था, पर अब जरूरी था। दोपहर में रामनिवास गांव के चौपाल पर पहुंचा। कुछ लोग पहले से बैठे थे। चमन काका भी वहीं थे। रामनिवास धीरे से बैठ गया। कुछ देर कोई नहीं बोला। फिर रामनिवास ने खुद बात शुरू की। इस बार ठंड ने ज्यादा नुकसान किया है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी पर साफ। मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा। चौपाल पर खामोशी छा गई। यह स्वीकार सस्ता नहीं था। कुछ देर बाद एक किसान बोला, अकेला कोई नहीं संभाल पाता रामू। फिर दूसरा बोला, हम भी यही झेल रहे हैं। धीरे धीरे बात खुलने लगी। किसी ने बीज की बात की, किसी ने मदद की। रामनिवास चुपचाप सुनता रहा। उसके भीतर एक भारी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। शाम को वह घर लौटा, थका हुआ पर टूटा हुआ नहीं। पवन उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। बाबू, उसने पूछा, सब ठीक रहा? रामनिवास धीरे से बोला, सब नहीं पर कुछ तो। नीरज मुस्कुरा दिया। उसके लिए कुछ भी बहुत था। रात फिर आई, ठंड फिर लौटी। लेकिन आज घर में एक नई बात थी। डर अब अकेला नहीं था, उसके साथ उम्मीद बैठी थी। रामनिवास खपरेल के नीचे लेटते हुए सोचा, शायद सर्दी हर साल आती है, पर आदमी हर साल कुछ नया सीख लेता है। और यही सोच उसे नींद की ओर ले गई। उस रात नींद आई थी, लेकिन गहरी नहीं। रामनिवास बार बार जाग रहा था, कभी हवा की आवाज से, कभी किसी अनजाने डर से। खपरेल की छत के ऊपर ठंड अपनी पूरी ताकत से बैठी थी। हवा जब भी जोर से चलती तो लगता जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। वह करवट बदलकर सीधे लेट गया।
छत की दरारों से तारे झांक रहे थे, वही तारे जो हर रात उसे देखते रहते थे बिना कुछ कहे। राम निवास ने धीरे से आंखें मूंद लीं। सुबह देर से हुई, या शायद सुबह तो समय पर हुई, बस राम निवास उससे पीछे रह गया। जब आंख खुली तो धूप सीधे खपरेल से अंदर उतर रही थी। पवन दरवाजे के पास बैठा किताब पढ़ रहा था। नीरज चूल्हे के पास आग को धीरे धीरे कुरेद रहा था। राम निवास ने यह दृश्य देखा और कुछ पल बस देखता ही रह गया। कितनी जल्दी सब बदल जाता है, उसने मन में सोचा। वह उठने लगा। कमर में हल्का सा दर्द उठा, पर कल जितना नहीं। ये एक छोटा सा अच्छा संकेत था। बाबू जाग गए, नीरज ने खुश होकर कहा। पवन ने किताब बंद की। आज कैसा लग रहा है, उसने पूछा। राम निवास ने धीरे से कहा, आज थोड़ा बेहतर। यह थोड़ा बहुत बड़ा शब्द था। नाश्ता सादा था, रूखी रोटी और गर्म पानी, लेकिन आज राम निवास ने ध्यान से खाया। पहली बार उसने महसूस किया खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, हिम्मत के लिए भी होता है। दोपहर से पहले चमन काका घर आए। उनके हाथ में एक थैला था। रामू, उन्होंने कहा, बीज हैं, सब मिलकर दिए हैं। राम निवास कुछ बोल नहीं पाया। उसने थैला हाथ में लिया। वजन ज्यादा नहीं था, पर उसका अर्थ बहुत भारी था। मैं लौटा दूंगा, राम निवास बोला। चमन काका मुस्कुराए। पहले फसल उगा, उन्होंने कहा, हिसाब बाद में। नीरज यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। दोपहर में राम निवास खेत की ओर गया। इस बार अकेले नहीं, पवन उसके साथ था। दोनों धीरे धीरे मेड़ पर चल रहे थे। बाबू, पवन ने पूछा, आपने कल चौपाल में क्या कहा था? राम निवास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सच। पवन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सच की कीमत पहली बार समझी। खेत में आज माहौल थोड़ा अलग था। पौधे अब भी कमजोर थे, पर मरे नहीं थे। राम निवास बीज हाथ में लेकर मिट्टी को परख रहा था। जहां जान है, वह बोला, वहीं मेहनत करेंगे। पवन ध्यान से सुन रहा था। उसने पहली बार खेती को संख्या में नहीं, समझ में देखा। शाम को नीरज स्कूल से लौटा। उसके हाथ में एक कागज था। बाबू, उसने कहा, मास्टर जी ने ये दिया है। राम निवास ने कागज खोला। स्कूल में किसी कार्यक्रम की सूचना थी। बच्चों से अपने घर के बारे में कुछ लिखने को कहा गया था। नीरज ने धीरे से कहा, मैंने हमारे घर के बारे में लिखा है। राम निवास उसकी ओर देखता रहा। क्या लिखा? उसने पूछा। नीरज ने संकोच से कहा कि हमारे घर में ठंड बहुत आती है, पर बाबू हमसे ज्यादा ठंड सहते हैं। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। राम निवास की आंखें भीग गईं। रात फिर आई। आज हवा उतनी तेज नहीं थी। ठंड अब भी थी, पर कुछ थकी हुई। राम निवास आग के पास बैठा बीजों को देख रहा था। पवन उसके पास बैठा था। बाबू, उसने कहा, अगर फसल फिर खराब हो गई तो? राम निवास ने आग में देखा। तो फिर खुद को और मजबूत करेंगे, उसने कहा। यह जवाब पवन को पूरा नहीं समझ आया, लेकिन उसे यह समझ आ गया, हार अंत नहीं होती। नीरज आग की रोशनी में कागज पर कुछ लिख रहा था। राम निवास ने पूछा, क्या लिख रहा है? कहानी, नीरज ने कहा। किसकी? राम निवास ने पूछा। हमारी, नीरज बोला। राम निवास मुस्कुराया। उसे लगा शायद यह कहानी सिर्फ ठंड की नहीं है, यह घर बनने की कहानी है। रात गहरी हुई। आसमान में बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। राम निवास ने आसमान देखा। बादल, उसने कहा। पवन ने पूछा, अच्छा है? राम निवास ने धीरे से सिर हिलाया। अगर बरसे, वह बोला, तो ठंड टूटेगी। यह एक उम्मीद थी, छोटी पर सच्ची। सोते समय राम निवास ने पहली बार खुद से कहा, शायद मैं अब हर रात खेत नहीं जाऊंगा। यह कहना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। उसने पवन और नीरज को देखा। दोनों धीरे धीरे सो चुके थे। उनकी सांसें अब बराबर थीं। राम निवास ने आंखें बंद कीं। उसके भीतर ठंड अब भी थी, लेकिन उसके ऊपर अब एक और परत थी, साथ की। उस रात बादल पूरे नहीं आए, बस आसमान पर हल्की हल्की परत बनाकर ठहर गए, जैसे कोई फैसला लेने से पहले रुक गया हो। राम निवास नींद में भी बार बार करवट बदलता रहा। हर करवट के साथ उसके मन में कोई न कोई हिसाब चल रहा था। खेत का, बीज का, पैसे का और सबसे ज्यादा बच्चों का। नींद अब उसके लिए आराम नहीं रही थी। वह एक छोटा सा अंतराल बन गई थी सोच और सुबह के बीच। सुबह आसमान धूसर था। धूप नहीं निकली थी, लेकिन ठंड भी कल जितनी तेज नहीं थी। राम निवास उठकर बाहर आया। हवा में नमी थी। मिट्टी कल से थोड़ी नरम लग रही थी। उसने पैर से मिट्टी को दबाया। अगर बारिश आ गई, उसने मन ही मन कहा। यह वाक्य किसान के लिए दुआ होता है।
घर के अंदर पवन और नीरज उठ चुके थे। नीरज आज जल्दी तैयार हो रहा था। आज स्कूल में लिखा हुआ सुनाना है, उसने कहा। रामनिवास मुस्कुराया। डर मत, उसने कहा। सच लिखा है तो ठीक ही होगा। नीरज यह सुनकर थोड़ा सहज हो गया। नाश्ते के बाद रामनिवास खेत की ओर गया। आज वह काम करने नहीं, देखने गया था। देखना कि कल की ठंड ने और कितना नुकसान किया। खेत में कुछ पौधे अब भी झुके हुए थे, लेकिन कुछ फिर से सीधे खड़े होने लगे थे। रामनिवास ने एक पौधे को ध्यान से देखा। पत्तियां अब भी हरी थीं। उसने धीरे से पौधे के पास मिट्टी हटाकर बीज रखा। जहां उम्मीद है वह बुदबुदाया, वहीं बीज डालना चाहिए। दोपहर के आसपास गांव में हलचल बढ़ गई। लोग आसमान की ओर देख रहे थे। आज बारिश हो सकती है, किसी ने कहा। यह खबर तेजी से फैली। रामनिवास घर लौटा। उसके चेहरे पर थोड़ा सा उत्साह था। पवन ने यह नोटिस किया। कुछ अच्छा लग रहा है, उसने कहा। रामनिवास कुछ नहीं बोला। किसान अच्छी खबर को भी धीरे धीरे पकड़ता है। शाम को नीरज स्कूल से लौटा। आज वह बहुत चुप नहीं था। उसके चेहरे पर अलग सी चमक थी। बाबू, उसने कहा, मास्टर जी ने मेरी कहानी सबको सुनाई। रामनिवास रुक गया। फिर उसने पूछा। सब चुप हो गए, नीरज बोला। फिर मास्टर जी बोले, यह कहानी सिर्फ घर की नहीं, हिम्मत की है। रामनिवास कुछ नहीं बोला। उसने नीरज के सिर पर हाथ रखा। यह हाथ रखना शब्दों से ज्यादा था। रात आई। हवा अब भारी थी। आसमान पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, लेकिन खुला भी नहीं था। रामनिवास आग के पास बैठा आसमान देख रहा था। पवन उसके बगल में बैठा था। बाबू, उसने पूछा, अगर बारिश आ गई तो क्या होगा? रामनिवास ने आग में देखा। तो ठंड टूटेगी, उसने कहा, और जमीन थोड़ी सांस लेगी। पवन आसमान देखने लगा। उसने पहली बार बारिश को डर की तरह नहीं, उम्मीद की तरह देखा। रात गहरी हुई। अचानक हवा तेज हुई। खपरेल की छत थोड़ी आवाज करने लगी। फिर पहली बूंद गिरी मिट्टी पर, छोटी सी आवाज। रामनिवास सीधा खड़ा हो गया। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर बारिश शुरू हो गई। तेज नहीं, पर लगातार। रामनिवास बाहर निकल आया। उसने हाथ फैलाकर बूंदों को महसूस किया। ठंडी बारिश नहीं थी, नरम थी। आ गई, उसने कहा। पवन और नीरज भी बाहर आ गए। नीरज खुशी से हंस पड़ा। बारिश, वह चिल्लाया। रामनिवास ने उसे अंदर भेजा। भीग मत, उसने कहा। यह बारिश हमारे लिए है। बारिश रात भर धीरे धीरे गिरती रही। खेत उसे पीता रहा। ठंड थोड़ी सी पीछे हटी। रामनिवास दरवाजे पर बैठा बारिश को देखता रहा। उसके मन में एक नई गिनती शुरू हो गई, नुकसान की नहीं, संभावना की। सुबह बारिश थम चुकी थी। आसमान हल्का सा खुला था। मिट्टी गीली थी। रामनिवास खेत की ओर गया। पौधे थोड़े सीधे लग रहे थे। कुछ नई कोपलें दिखने लगी थीं। उसने गहरी सांस ली। यह जीत नहीं थी, लेकिन यह हार भी नहीं थी। घर लौटकर उसने बच्चों को देखा। दोनों खुश थे। बाबू, नीरज ने पूछा, अब सब ठीक हो जाएगा? रामनिवास कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, अब हम फिर कोशिश करेंगे। यह जवाब झूठा नहीं था। यह किसान का सबसे सच्चा जवाब होता है। ठंडी का कहर अब भी पूरी तरह गया नहीं था, पर उस पर पहली दरार पड़ चुकी थी। और किसान का घर, जो इतने दिनों से हवा में कांप रहा था, अब थोड़ा सा स्थिर हो रहा था। क्योंकि जहां बारिश आती है, वहां उम्मीद भी जमीन में उतरने लगती है। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसकी गंध अब भी हवा में तैर रही थी। मिट्टी की वह सौंधी खुशबू जो सिर्फ बारिश के बाद आती है, रामनिवास के लिए किसी दवा से कम नहीं थी। वह सुबह बहुत देर तक खेत में खड़ा रहा, बिना कुछ किए, बस देखता रहा। गीली मिट्टी, पत्तों पर ठहरी बूंदें, और टमाटर के पौधे जो अब भी जिंदा थे। पूरी तरह स्वस्थ नहीं, लेकिन टूटे भी नहीं। रामनिवास ने धीरे से मिट्टी को हथेली में उठाया। मिट्टी ठंडी थी, पर जमी हुई नहीं। यह एक बड़ा फर्क था। अभी जान बाकी है, उसने मन ही मन कहा। घर लौटते समय उसकी चाल थोड़ी स्थिर थी। पवन दरवाजे पर खड़ा था। बाबू, उसने पूछा, खेत कैसा है? रामनिवास रुका। कुछ पल सोचा, फिर बोला, जैसा आदमी बीमारी के बाद होता है। पवन समझ गया, मतलब कमजोर, लेकिन उम्मीद के साथ। नीरज आज स्कूल जाने के लिए ज्यादा उत्साहित था। कल की बारिश उसके लिए कहानी बन चुकी थी। मैं मास्टर जी को बताऊंगा, उसने कहा, कि हमारे खेत में बारिश आई। रामनिवास मुस्कुराया। जरूर बताना, उसने कहा, पर यह भी बताना कि बारिश सब ठीक नहीं कर देती, बस मौका देती है। नीरज ने सिर हिलाया। वह शायद पूरा नहीं समझा, लेकिन शब्द उसके मन में रह गए। दिन चढ़ने लगा। धूप धीरे धीरे बादलों के बीच से झांकने लगी।
ठंड अब भी थी, पर उसकी धार कुंद हो चुकी थी। रामनिवास आज खेत में थोड़ा काम करने लगा। बहुत ज्यादा नहीं, बस जहां जरूरत थी वहीं। कुछ पौधों को सहारा दिया, कुछ को छांटा। यह काम किसान तभी करता है जब उसे लगता है अभी मेहनत वापस आ सकती है। दोपहर के समय गांव के कुछ लोग फिर खेत की ओर आए। इस बार उनके चेहरों पर कल जैसी चिंता नहीं थी। बारिश अच्छी हुई, किसी ने कहा। हाँ, दूसरा बोला, ठंड टूटेगी। रामनिवास चुपचाप सुनता रहा। वह जानता था मौसम का भरोसा कागज जितना पतला होता है। शाम को चमन काका फिर आए। रामू, उन्होंने कहा, ब्लॉक से खबर आई है। रामनिवास सीधा बैठ गया। क्या, उसने पूछा। मदद मिलेगी, चमन काका बोले। ज्यादा नहीं, पर कुछ तो। रामनिवास कुछ नहीं बोला। उसने आसमान की ओर देखा। यह राहत थी, पर पूरी नहीं। फिर भी उसने सिर झुका दिया। धन्यवाद, उसने कहा। यह शब्द उसके लिए बहुत भारी था। रात आई। आज हवा शांत थी। ठंड अब भी थी, पर काटने वाली नहीं। रामनिवास आग के पास बैठा डायरी खोलकर फिर से हिसाब देखने लगा। अब की बार उसने नुकसान के नीचे एक नई पंक्ति जोड़ी, संभावना, बस इतना। पवन उसके पास बैठा था। बाबू, उसने कहा, आज आप थके नहीं लग रहे। रामनिवास हल्का सा हंसा। थकान, उसने कहा, अब डर जैसी नहीं लगती। पवन यह बात ध्यान से सुन रहा था। नीरज कोने में बैठा अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। रामनिवास ने पूछा, आज क्या लिख रहा है? आज की बारिश, नीरज बोला। और क्या? रामनिवास ने पूछा। नीरज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, और ये भी कि बाबू डरे नहीं। रामनिवास कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भर आईं। रात गहरी हुई। रामनिवास लेट गया। आज उसके शरीर में कल जैसा भारीपन नहीं था। आंखें जल्दी बंद हो गईं। नींद धीरे धीरे उतरी। नींद में उसने खुद को खेत में चलते देखा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। पवन और नीरज उसके साथ थे। तीनों चुपचाप चल रहे थे। ठंड पीछे छूट रही थी। सुबह जल्दी हुई। रामनिवास अपने आप उठ गया। यह अच्छा संकेत था। उसने खेत की ओर देखा। धूप अब खुलकर आ रही थी। मिट्टी धीरे धीरे सूख रही थी। उसने गहरी सांस ली। आज उसने खुद से कहा, आज फिर से काम शुरू करेंगे। घर में पवन और नीरज तैयार हो रहे थे। दिन फिर से चलने लगा था। ठंडी का कहर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, पर अब वह सिर्फ डर नहीं था, वह एक सबक बन चुका था। और किसान का घर, जिसकी दीवारें ठंड में कांपती थीं, अब अनुभव से मजबूत हो रही थीं, क्योंकि जो घर मुसीबत में सीख लेता है वह आसानी से टूटता नहीं। रामनिवास खपरेल के बाहर खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ धूप में फैलाए। ठंड अब भी थी, लेकिन वह हावी नहीं थी, जैसे कोई पुराना दुश्मन अब दूर से देख रहा हो। आज रामनिवास ने खेत में पूरा दिन काम करने का फैसला नहीं किया। वह जान चुका था अब शरीर को धोखा नहीं देना है। वह खेत में गया, पर धीरे। जहां जरूरत थी वहीं रुका। कुछ पौधों को सहारा दिया, कुछ की छंटाई की। हर पौधे के पास रुककर एक पल सोचा, तू बचेगा या नहीं? यह सवाल किसान अब जमीन से नहीं, खुद से पूछता है। दोपहर तक पवन स्कूल से लौट आया। आज उसकी चाल में जल्दी नहीं थी। बाबू, उसने कहा, आज मास्टर जी ने खेती पर एक सवाल पूछा था। रामनिवास रुका। क्या? उसने पूछा। कि किसान सबसे ज्यादा कब डरता है? पवन बोला। रामनिवास मुस्कुराया। तूने क्या कहा? उसने पूछा। पवन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने कहा जब वह अकेला पड़ जाता है। रामनिवास कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। नीरज आज स्कूल से जल्दी लौटा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। बाबू, उसने कहा, मास्टर जी ने कहा है कि अगले हफ्ते सब बच्चों के माँ बाप को स्कूल आना है। रामनिवास एक पल को चुप हो गया। क्यों? उसने पूछा। कहते हैं, नीरज बोला, बच्चों की पढ़ाई और घर की हालत पर बात करनी है। यह बात साधारण थी, पर रामनिवास के लिए भारी। उसने सिर हिलाया। मैं आऊंगा, उसने कहा। यह कहना उसके लिए सिर्फ स्कूल जाना नहीं था, यह खुद को सबके सामने रखने जैसा था। शाम ढली। आज घर में अजीब सी शांति थी। डर नहीं था, पर बेचैनी थी। रामनिवास डायरी खोलकर पुराने पन्ने पलटने लगा। पिछले सालों की फसलें, खर्च और उम्मीदें। कुछ पन्नों पर अच्छे दिन थे, कुछ पर बहुत बुरे, लेकिन हर साल के अंत में एक बात एक जैसी थी, फिर कोशिश। उसने डायरी बंद की। यह शब्द अब उसे कमजोर नहीं, मजबूत लग रहा था। रात आई। आज आग ज्यादा देर तक जली। लकड़ियां गांव से मिल गई थीं। चमन काका ने भिजवाई थीं। रामनिवास आग के पास बैठा उसे देख रहा था। पवन उसके बगल में बैठा, नीरज दूसरी ओर। बाबू, नीरज ने पूछा, अगर हम कभी बहुत बड़े हो गए तो आप क्या करेंगे? रामनिवास हंसा।
तब उसने कहा, मैं आराम करूंगा। सच? नीरज ने पूछा। हाँ, रामनिवास बोला। तब खेत तुम्हारा होगा और चिंता मेरी नहीं। पवन चुपचाप आग देखता रहा। उसके मन में पहली बार भविष्य डर जैसा नहीं, रास्ता जैसा लगा। अगली सुबह रामनिवास स्कूल गया। साफ कपड़े नहीं थे पर साफ मन था। मास्टर जी ने उसका स्वागत किया। कागजों पर बात हुई, बच्चों की पढ़ाई पर बात हुई। रामनिवास कम बोला पर सच बोला। मैं चाहता हूं, उसने कहा, मेरे बच्चे मेरी तरह सिर्फ मौसम पर निर्भर न रहें। मास्टर जी चुप हो गए। उन्होंने सिर हिलाया। हम कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा। यह वादा छोटा था पर खाली नहीं। घर लौटते समय रामनिवास थका हुआ नहीं था। उसे लगा आज उसने कोई बोझ उतार दिया है। घर पहुंचा तो देखा नीरज दरवाजे पर खड़ा था। बाबू, उसने पूछा, स्कूल में क्या हुआ? रामनिवास मुस्कुराया। आज, उसने कहा, तेरे बारे में अच्छी बात हुई। नीरज खुश हो गया। दिन बीतने लगे। ठंड धीरे धीरे पीछे हटने लगी। रातें अब भी ठंडी थीं पर सुबह अब डराती नहीं थीं। खेत में नई पत्तियां आने लगीं। पूरी फसल नहीं पर कुछ। रामनिवास अब हर सुबह एक ही बात खुद से कहता, इतना काफी है आज के लिए। एक शाम पवन ने कहा, बाबू, आप बदल गए हो। रामनिवास रुका। कैसे? उसने पूछा। अब आप अकेले सब उठाने की कोशिश नहीं करते, पवन बोला। रामनिवास धीरे से हंसा। अकेलापन, उसने कहा, बहुत ठंडा होता है। ठंडी का कहर अब कहानी बन चुका था। वह डर जो रातों में जगाता था अब याद बन रहा था। और किसान का घर जिसे ठंड तोड़ देना चाहती थी अब धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा कर रहा, क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, सीख से बनते हैं। और रामनिवास अब सीख चुका था, लड़ना जरूरी है पर अकेले नहीं। सर्दी अब भी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन उसका असर बदल चुका था। पहले वह डर बनकर आती थी, अब बस मौसम बनकर रह गई थी। रामनिवास यह फर्क समझ चुका था। सुबह वह खेत की ओर निकला, लेकिन आज उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी। उसने देखा मिट्टी अब पहले जैसी सख्त नहीं थी। पौधों की पत्तियों पर नया हरा रंग धीरे धीरे उभर रहा था। पूरी फसल नहीं, लेकिन जीवन का संकेत जरूर था। रामनिवास ने एक पौधे को छुआ। ठंडा नहीं था, बस नम। उसने गहरी सांस ली। अभी रास्ता है, वह खुद से बोला। घर लौटते समय उसने देखा नीरज स्कूल जाने के लिए खुद जूते पहन रहा था। पहले वह अक्सर मदद मांगता था, आज नहीं। आज देर हो जाएगी? रामनिवास ने पूछा। नीरज ने सिर हिलाया। नहीं बाबू, वह बोला, आज मैं जल्दी जाऊंगा। मास्टर जी ने कहा है मुझे कहानी पढ़नी है। रामनिवास मुस्कुराया। पढ़ना, उसने कहा, और साफ बोलना। नीरज हंस पड़ा। पवन दरवाजे पर खड़ा बैग टांग रहा था। आज वह कुछ अलग लग रहा था। क्या सोच रहा है? रामनिवास ने पूछा। पवन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बाबू, अगर मैं आगे चलकर खेती पढ़ूं तो ठीक रहेगा? रामनिवास रुक गया। यह सवाल उसके लिए नया था। क्यों? उसने पूछा। ताकि, पवन बोला, खेती सिर्फ मौसम पर निर्भर न रहे। रामनिवास कुछ नहीं बोला। उसने बस पवन के कंधे पर हाथ रख दिया। यह सहमति थी। दोपहर में रामनिवास चौपाल पहुंचा। आज वह वहां सिर्फ बैठने नहीं गया था, वह बोलने गया था। कुछ किसान पहले से मौजूद थे। रामनिवास धीरे से बोला, हम हर साल ठंड से डरते हैं, पाले से डरते हैं, लेकिन अकेले डरते हैं। लोगों ने उसकी ओर देखा। अगर, रामनिवास बोला, हम मिलकर आग जलाए, मिलकर पाले से लड़ें तो नुकसान कम होगा। कुछ देर खामोशी रही। फिर चमन काका बोले, ठीक कह रहा है रामू। धीरे धीरे सिर हिलने लगे। यह कोई क्रांति नहीं थी, बस समझदारी की शुरुआत थी। शाम को रामनिवास घर लौटा। आज वह थका नहीं था। नीरज उसे दौड़कर मिला। बाबू, वह बोला, आज मेरी कहानी सबसे अच्छी मानी गई। रामनिवास झुककर उसे गले लगा लिया। किस बारे में थी? उसने पूछा। हमारे घर के बारे में, नीरज बोला। और ठंड के बारे में? रामनिवास हंसा। फिर तो सच होगी, उसने कहा। रात आई। आज आग जलाने की जरूरत कम थी। ठंड अब उतनी तेज नहीं थी। तीनों एक साथ बैठे। पवन कागज पर कुछ हिसाब लिख रहा था। नीरज आग की ओर देख रहा था। रामनिवास दोनों को एक साथ देख रहा था। उसने महसूस किया समय धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। बाबू, पवन ने कहा, अगर हम अगले साल पानी जमा करें तो ठंड में फसल बचेगी। रामनिवास सोच में पड़ गया। हाँ, उसने कहा, अगर सही तरह से करें तो हम करेंगे, पवन बोला। यह सिर्फ योजना नहीं थी, यह भरोसा था। रात को रामनिवास लेटते हुए सोच रहा था। पहले वह हर रात डर के साथ सोता था, अब सोच के साथ सोता था।
और ये बहुत बड़ा फर्क था। सुबह फिर आई, ठंड और कम हो गई थी। खेत में नई पत्तियां अब साफ दिखने लगी थीं। रामनिवास खड़ा होकर दूर तक देखता रहा। फसल पूरी नहीं बचेगी, नुकसान अब भी रहेगा, लेकिन घर बच गया था। और घर का बचना कभी कभी फसल से भी बड़ा होता है। ठंडी का कहर अब पीछे हट रहा था और किसान का घर अब सिर्फ झेलने वाला नहीं, सोचने वाला बन रहा था। क्योंकि जो आदमी मुसीबत से सीख लेता है वह मौसम से आगे निकल जाता है। रामनिवास भोर में ही उठ गया। आज नींद खुद खुली थी। ये बहुत दिनों बाद हुआ था। वह बाहर निकला। आसमान हल्का हल्का साफ हो रहा था। पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी थी। रामनिवास ने काफी देर तक बस वही देखा। सूरज जैसे रोज की तरह उग रहा था, पर आज उसका उगना कुछ ज्यादा मायने रखता था। खेत की ओर वह धीरे धीरे बढ़ा। अब वह दौड़ता नहीं था, अब वह गिनता नहीं था, अब वह तुलना नहीं करता था। वह सिर्फ देखता था। टमाटर के पौधे अब भी आधे ही थे, लेकिन उनमें नया जीवन दिखने लगा था। कुछ पौधों पर छोटे छोटे फूल उभर आए थे। रामनिवास ने एक फूल को उन गलियों से छुआ। बहुत नाजुक था। इतनी ठंड के बाद भी वह बुदबुदाया। उसे पहली बार समझ में आया, जिंदगी हमसे ज्यादा जिद्दी होती है। घर लौटते समय उसने देखा नीरज आंगन में बैठा कुछ जोड़ घटाव कर रहा था। कॉपी खुली थी, पेंसिल छोटी हो चुकी थी। क्या कर रहा है? रामनिवास ने पूछा। नीरज ने सिर उठाया। हिसाब, वह बोला। अगर एक पौधे से इतने टमाटर आए तो पूरे खेत से कितने आएंगे? रामनिवास रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस नीरज को ध्यान से देखने लगा। 8 साल का बच्चा अब फसल को सिर्फ खाने की चीज नहीं, गणना की चीज मानने लगा था। यह बदलाव धीमे था, पर गहरा था। पवन आज स्कूल के लिए कुछ देर से निकला। आज क्या हुआ? रामनिवास ने पूछा। पवन ने कहा, मास्टर जी ने कहा है कि हमें एक दिन खेती देखने आना है। रामनिवास चौंका। खेती? उसने पूछा। हाँ, पवन बोला। उन्होंने कहा, पढ़ाई तब पूरी होती है जब किताब जमीन से जुड़ती है। रामनिवास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब आए तो उन्हें सब दिखाएंगे। पवन मुस्कुराया। उस मुस्कान में पहली बार शर्म नहीं थी। दोपहर में रामनिवास खेत में हल्का सा काम कर रहा था। पानी का रास्ता साफ किया, कुछ सूखी टहनियां हटाईं। काम कम था, पर सलीके का था। काम करते करते उसने सोचा, पहले वह बस जिंदा रहने के लिए काम करता था, अब वह आगे के लिए काम कर रहा था। यह फर्क उसे अंदर से शांत कर रहा था। शाम को गांव के कुछ बच्चे खेत के पास आए। वे हंस रहे थे, दौड़ रहे थे। पहले रामनिवास को यह शोर अच्छा नहीं लगता था। आज वह रुककर उन्हें देखने लगा। उसे लगा, जब तक बच्चे हंस रहे हैं तब तक गांव जिंदा है। रात आई। आज आग बहुत देर तक जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठंड अब काबू में थी। तीनों एक साथ बैठे। पवन ने कहा, बाबू, अगर इस बार कम फसल हुई तो क्या हम फिर भी चल पाएंगे? रामनिवास ने आग में देखा, फिर बोला, चलना अब सिर्फ फसल पर नहीं टिका है। तो किस पर? नीरज ने पूछा। रामनिवास दोनों की ओर देखा। समझ पर, उसने कहा। नीरज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, समझ मतलब डर कम करना? रामनिवास हल्का सा हंसा। हाँ, उसने कहा, और साथ बढ़ाना। रात गहरी हुई। खपरेल के ऊपर हवा अब धीरे धीरे चल रही थी। कोई सीटी नहीं, कोई डर नहीं। रामनिवास लेट गया। आज उसकी आंखों में नींद जल्दी आ गई। नींद में उसने देखा, खेत हरा है, पूरी तरह नहीं पर काफी। पवन और नीरज उसके साथ चल रहे हैं। तीनों हंस नहीं रहे, पर हल्के हैं। सुबह फिर समय पर आई। ठंड और कम हो गई थी। रामनिवास उठा और खुद से कहा, अब यह सर्दी हमारी कहानी है, हमारी सजा नहीं। उसने खेत की ओर देखा, घर की ओर देखा। दोनों अब अलग नहीं थे, क्योंकि खेती अब सिर्फ जमीन का काम नहीं थी, वह घर की सोच बन चुकी थी। सर्दी अब लौटने की तैयारी में थी। पूरी तरह नहीं, लेकिन उसके कदम पीछे हटने लगे थे। सुबह की हवा अब उतनी भारी नहीं लगती थी। वह चलती थी, पर काटती नहीं थी। रामनिवास भोर में उठा। आज उसने कंबल जल्दी हटाया। यह छोटी सी बात थी, पर उसके लिए एक इशारा थी कि शरीर फिर से अपने भरोसे लौट रहा है। वह बाहर आया। आसमान हल्का नीला था। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। धूप सीधे आंगन में उतर रही थी। रामनिवास ने कुछ पल बस धूप में खड़े रहकर आंखें मूंद लीं। ये धूप उसे सिर्फ गर्मी नहीं दे रही थी, यह उसे याद दिला रही थी कि सब कुछ एक सा नहीं रहता। खेत की ओर वह आज पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ गया। कदम अब संभल कर नहीं, संतुलन के साथ पड़ रहे थे।
पौधों के बीच चलते हुए उसने देखा कुछ टमाटर अब साफ दिखने लगे थे, छोटे छोटे हरे लेकिन ठोस। उसने एक टमाटर हाथ में लिया, दबाया नहीं, बस छुआ। ठीक है, उसने मन में कहा, तू चल पाएगा। ये एक किसान और फसल के बीच का खामोश संवाद था। घर लौटते समय उसने देखा पवन आंगन में कागज फैलाकर कुछ बना रहा था। लकड़ी के टुकड़े, एक पुरानी बोतल और कुछ रस्सी। क्या बना रहा है? रामनिवास ने पूछा। पवन ने सिर उठाया। पानी रोकने का छोटा बांध, उसने कहा। अगर फिर बारिश आई तो बह न जाए। रामनिवास रुक गया। उसने उस अस्थाई बांध को ध्यान से देखा। शायद वह पूरी तरह काम न करे, पर उसके पीछे सोच थी। बना, रामनिवास ने कहा। देखेंगे क्या होता है। ये कहना उसे अच्छा लगा। नीरज कॉपी लेकर दौड़ता हुआ आया। बाबू, उसने कहा, आज मास्टर जी खेत देखने आने वाले हैं। रामनिवास हल्का सा चौंका। आज? उसने पूछा। हाँ, नीरज बोला, दोपहर में। रामनिवास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। ये ठीक है कभी उसके मुंह से आसान नहीं निकलता था। आज निकल आया। दोपहर तक खेत थोड़ा सा साफ किया गया। रामनिवास ने खुद को बेहतर कपड़ों में बदल लिया। नए नहीं थे पर साफ थे। पवन और नीरज दोनों उत्साहित थे। गांव के रास्ते से मास्टर जी और 2 बच्चे आए। उन्होंने खेत देखा, पौधे देखे, मिट्टी को छुआ। मास्टर जी ने रामनिवास से पूछा, इतनी ठंड के बाद भी आपने हार नहीं मानी? रामनिवास कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, हार मानने का वक्त नहीं था। यह जवाब सीधा था, पर उसके पीछे पूरी कहानी थी। मास्टर जी पवन के बनाए छोटे बांध को देखकर मुस्कुराए। यह सोच अच्छी है, उन्होंने कहा। पवन थोड़ा सकुचा गया, पर खुश था। नीरज खेत के बारे में जो जानता था सब बताने लगा। रामनिवास उसे देखता रहा। उसे लगा यह खेत अब सिर्फ उसकी नहीं रहा, यह सीखने की जगह बन गया था। शाम ढलते ढलते सब चले गए। खेत फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति खाली नहीं थी। रामनिवास आंगन में बैठा दिन को मन ही मन दोहरा रहा था। आज उसने महसूस किया उसकी जिंदगी अब सिर्फ बचाने की कोशिश नहीं है, वह बनाने की कोशिश बन चुकी है। रात आई। आज आग बहुत कम जली, ठंड अब ज्यादा पास नहीं थी। तीनों एक साथ बैठे। नीरज ने पूछा, बाबू, अगर अगली सर्दी फिर ऐसी आई तो? रामनिवास थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो हम पहले से तैयार रहेंगे। कैसे? पवन ने पूछा। रामनिवास दोनों की ओर देखा। डर से नहीं, उसने कहा, योजना से। लेटते समय रामनिवास ने एक बात साफ महसूस की, अब वह ठंड से नहीं डरता, वह अनिश्चितता को समझने लगा है। और यही समझ किसान के घर को हर मौसम में खड़ा रखती है। खपरेल की छत अब भी पुरानी थी, दीवारें अब भी मिट्टी की थीं, लेकिन घर अब मजबूत था, क्योंकि उसमें रहने वाले अब सिर्फ झेल नहीं रहे थे, सोच रहे थे। सुबह फिर आई, ठंडी और कम। रामनिवास ने खेत की ओर देखा और मन में कहा, अब यह कहानी सिर्फ ठंड की नहीं, सीख की है। और इसी सोच के साथ दिन फिर से आगे बढ़ गया। सर्दी अब पीछे हट चुकी थी, लेकिन उसने जो निशान छोड़े थे वे अब भी जमीन और मन दोनों पर मौजूद थे। सुबह की हवा अब साफ थी, उसमें ठंडक तो थी पर डर नहीं। रामनिवास आंगन में बैठा अपने जूतों के तले साफ कर रहा था। मिट्टी सूखने लगी थी, पर पूरी तरह नहीं। यह वही मिट्टी थी जिसने उसे डराया भी था और थाम कर रखा भी। उसने जूते पहने और खेत की ओर चल पड़ा। आज किसी जल्दबाजी के बिना। खेत में अब एक नई तस्वीर थी। जहां जहां पौधे बच गए थे, वहां जीवन फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कुछ टमाटर अब लाल होने लगे थे, पूरे खेत में नहीं, पर इतनी संख्या में कि उम्मीद अब कल्पना न लगे। रामनिवास ने एक पका टमाटर तोड़कर हथेली में रखा। उसकी सतह सख्त थी, पर भीतर रस था। उसने आंखें मूंद लीं। चल पड़ा है, वह मन ही मन बोला। घर लौटते समय उसने देखा पवन आंगन में एक पुरानी लकड़ी की पेटी साफ कर रहा है। क्या करने वाला है? रामनिवास ने पूछा। पवन ने कहा, टमाटर रखने के लिए, जो बिकने लायक होंगे। रामनिवास रुक गया। उसने पेटी को देखा, फटी हुई पर काम की। ठीक है, उसने कहा, अलग अलग रखना, जो अच्छे हों और जो घर के लिए। पवन ने सिर हिलाया। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, सोच रहा था। नीरज स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थी। बाबू, उसने कहा, मास्टर जी ने दिया है। रामनिवास ने पर्ची पढ़ी। लिखा था, अगले महीने विज्ञान प्रदर्शनी, खेती और मौसम पर मॉडल। रामनिवास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम बनाएंगे। नीरज की आंखें चमक उठीं। सच? उसने पूछा। हाँ, रामनिवास बोला, हम वही बनाएंगे जो हमने जिया है।
शाम को रामनिवास गांव के रास्ते चलते हुए चौपाल तक पहुंचा। आज वह बुलाने नहीं गया था, आज लोग खुद उसे रोक रहे थे। रामू, किसी ने कहा तेरे खेत में टमाटर आ गए हैं। रामनिवास सिर हिलाया। पूरे नहीं, उसने कहा, पर कुछ, बस वही काफी है, किसी ने कहा। यह वाक्य पहले उसे कमजोरी लगता था, आज ताकत लगा। रात आई। आज घर में अजीब सी उत्सुकता थी। पवन कागज पर बाजार का हिसाब बना रहा था, नीरज प्रदर्शनी के लिए चित्र बना रहा था, रामनिवास दोनों को एक साथ देख रहा था। उसे लगा यह वही रातें हैं जो किसी दिन याद बनती हैं। बाबू, पवन ने पूछा, पहली बार टमाटर बेचने कब जाएंगे? रामनिवास सोच में पड़ा। जब थोड़े और लाल हो जाए, उसने कहा, जल्दी नहीं। यह जवाब अब उसके स्वभाव में आ चुका था। नीरज ने चित्र दिखाया, एक खेत, एक सूरज और 3 लोग। ये कौन है? रामनिवास ने पूछा। नीरज ने कहा, हम। रामनिवास मुस्कुराया। और ठंड? उसने पूछा। नीरज ने कागज के कोने में हल्का सा नीला रंग दिखाया। ये रही, वह बोला। पीछे? रामनिवास कुछ नहीं बोला। उसने चित्र को ध्यान से देखा। ठंड पीछे जा चुकी थी। अगली सुबह रामनिवास जल्दी उठा। आज पहली कटाई थी, बहुत ज्यादा नहीं, पर पहली। पवन साथ था। नीरज थोड़ी दूरी पर देख रहा था। रामनिवास ने पहला टमाटर तोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने उन्हें पेटी में सावधानी से रखा। यह काम उसे आज भी उतना ही पवित्र लगा। घर लौटकर उसने पेटी आंगन में रखी। तीनों उसे देखते रहे। इतने से? नीरज ने पूछा। रामनिवास मुस्कुराया। इतने से ही शुरू होता है, उसने कहा। रात को रामनिवास लेटते हुए सोच रहा था। ठंड उससे बहुत कुछ ले गई, पर उसने उसे सोच भी दी। और सोच किसान के लिए सबसे बड़ी फसल होती है। खपरेल की छत अब भी वही थी, पर उसके नीचे अब एक घर नहीं, एक दिशा बसती थी। सुबह की रोशनी अब खेत तक बिना रुकावट पहुंचने लगी थी। ठंड अब नाम भर की रह गई थी। हवा में अब सिर्फ हल्की ठंडक थी, जैसे बीते दिनों की याद। रामनिवास आंगन में खड़ा पहली कटाई की पेटी फिर से देख रहा था। कल रात उसने कई बार उस पेटी को देखा था। आज भी नजर वहीं जा रही थी। यह पेटी उसके लिए सिर्फ टमाटर नहीं थी, यह उस सर्दी के खिलाफ उसकी पहली जीत थी। पवन सुबह सुबह उठकर आ गया। बाबू, उसने कहा, अगर आज बाजार ले जाए तो? रामनिवास कुछ देर सोचता रहा। आज नहीं, उसने कहा, पहले और पक्के हों। यह निर्णय अब डर से नहीं, अनुभव से आ रहा था। पवन समझ गया। अब उसे हर नहीं में क्यों दिखने लगा था। नीरज स्कूल जाने से पहले पेटी के पास आया। उसने एक टमाटर उठाया, घुमाया, फिर वापस रख दिया। इसे बेचेंगे? उसने पूछा। हाँ, रामनिवास बोला। और इसे? नीरज ने एक दूसरे टमाटर की ओर इशारा किया। इसे घर के लिए, रामनिवास ने कहा। नीरज मुस्कुराया। उसने समझ लिया, हर चीज बाजार के लिए नहीं होती। दोपहर तक रामनिवास खेत में ही रहा। आज वह काम कम, नजर ज्यादा रख रहा था। कौन सा पौधा और फल देगा, कौन सा अब अपनी सीमा पर है। खेती अब उसके लिए केवल मेहनत नहीं, निर्णय बन चुकी थी। दोपहर के बाद चमन काका आए। उन्होंने पेटी देखी। चल पड़ा है, उन्होंने कहा। रामनिवास सिर हिलाया। धीरे, उसने कहा, पर चल पड़ा है। चमन काका हंस दिए। अब तेरे चेहरे पर पहले वाली ठंड नहीं है, उन्होंने कहा। रामनिवास कुछ नहीं बोला, पर वह जानता था यह सच है। शाम को पवन गांव के कुछ लड़कों के साथ आया। वे टमाटर देखने आए थे। किसी ने कहा, इतनी सर्दी के बाद कैसे बचे? रामनिवास ने जवाब दिया, जो बच गया उसे ही संभाल लिया। यह बात सबको समझ में आ गई। रात आई। आज घर में एक नई गंध थी, कच्चे टमाटर की खुशबू। नीरज रसोई के पास घूम रहा था। आज टमाटर की सब्जी बनेगी? उसने पूछा। रामनिवास हंसा। आज नहीं, उसने कहा, पहले बाजार। नीरज थोड़ा निराश हुआ, पर समझ गया। रात के खाने के बाद रामनिवास डायरी लेकर बैठा। उसने पहली बार इस मौसम में आमदनी की पंक्ति खींची। राशि अभी खाली थी, लेकिन रेखा मौजूद थी, और यह बहुत बड़ी बात थी। बाबू, पवन ने पूछा, अगर दाम अच्छे न मिले तो? रामनिवास शांत था। तो भी घबराएंगे नहीं, उसने कहा। हमने सर्दी झेली है, दाम झेल लेंगे। पवन हंस पड़ा। यह हंसी हल्की थी। नीरज अपने मॉडल पर काम कर रहा था। अब उसमें एक छोटा सा बादल भी था। रामनिवास ने पूछा, यह क्यों? नीरज बोला, ताकि सबको पता चले कि मौसम बदलता है। रामनिवास कुछ देर उस बादल को देखता रहा, फिर बोला, ठीक बनाया है। अगली सुबह रामनिवास जल्दी उठा। आज उसने मन में एक तारीख तय कर ली थी। 2 दिन बाद उसने खुद से कहा, पहली बिक्री। यह फैसला अब उसे डराता नहीं था। खेत में अब लाल रंग और साफ दिखने लगा था।
राम निवास पौधों के बीच खड़ा होकर गिनती करने लगा। हर गिनती उसे जमीन से और जोड़ रही थी। घर लौटते समय उसने सोचा ठंड उससे बहुत कुछ ले गई, लेकिन उसे रुकना नहीं सिखा पाई। वह आगे बढ़ रहा था, धीरे पर साफ दिशा में। और किसान का घर जो कभी ठंड में कांपता था अब धैर्य से खड़ा था। सुबह की हवा अब खेत में बिना रुकावट घूम रही थी। न उसमें सर्दी की धार थी, न ही गर्मी की जल्दबाजी। बस एक संतुलन था, जैसे मौसम भी थक कर ठहर गया हो। राम निवास खेत की मेड़ पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल होते टमाटरों पर टिकी थीं। अब वे छुपे नहीं थे, अब वे खुले थे। और यही सबसे बड़ा फर्क था। आज वह दिन था जिसका मन में कई दिनों से हिसाब चल रहा था। पहली बिक्री। न कोई उत्सव, न कोई शोर, बस एक निर्णय। राम निवास ने पेटियां बाहर रखीं। पवन चुपचाप टमाटर छांट रहा था। नीरज गिनती कर रहा था। एक एक टमाटर जैसे घर की धड़कन हो। इसे यहां, राम निवास ने कहा, और इसे वहां। अब वह सिखा नहीं रहा था, साथ कर रहा था। पेटियां तैयार हो गईं। बहुत ज्यादा नहीं थीं, पर इतनी थीं कि बाजार में खड़े होने का हक देती थीं। राम निवास कुछ देर पेटियों को देखता रहा। चलो, उसने कहा। यह शब्द आज भारी नहीं था। बाजार तक चलना था। पहले भी वह बाजार जाता रहा था, पर आज कदम अलग थे। आज वह खाली नहीं था। पवन साथ था। नीरज घर पर ही रहा मॉडल पूरा करने के लिए। रास्ते में लोग मिले। रामू, किसी ने पूछा, बाजार? राम निवास सिर हिलाता गया। उसके चेहरे पर कोई बड़ा भाव नहीं था, बस शांति थी। बाजार पहुंचे। शोर वही था, आवाजें वही थीं, दाम वही थे, लेकिन राम निवास अब वही नहीं था। उसने पेटियां नीचे रखीं। टमाटर खुलकर दिखे। एक दुकानदार रुका, हाथ में एक टमाटर लिया, दबाया, देखा। ठीक है, उसने कहा। कितना? राम निवास ने दाम बताया। कम नहीं, ज्यादा नहीं, सच। दुकानदार ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक, उसने कहा। पहली पेटी बिक गई। राम निवास ने कुछ नहीं कहा, बस पेटी उठाकर अलग रख दी। पवन सब देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। बाबू, उसने धीमे से कहा। हो गया, राम निवास ने जवाब दिया। शुरू हुआ। यह शब्द आज सही था। धीरे धीरे और लोग आए। कुछ ने दाम कम करना चाहा। राम निवास ने मना किया। कुछ ने सहज भाव से लिया। हर सौदा अलग था, पर हर सौदे में अब डर नहीं था। दोपहर तक अधिकांश पेटियां खाली हो चुकी थीं। राम निवास ने गिनती की। राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यह खाली भी नहीं थी। उसने कागज में राशि लिखी। यह लिखना उसके लिए सिर्फ हिसाब नहीं था, यह एक भरोसे की एंट्री थी। घर लौटते समय पवन ने पूछा, खुश हो? राम निवास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला हल्का। पवन समझ गया। घर पहुंचे। नीरज दरवाजे पर खड़ा था। बिके? उसने पूछा। राम निवास सिर हिलाया। नीरज खुश हो गया। कितने? उसने पूछा। राम निवास ने हंसकर कहा, जितने होने चाहिए थे। नीरज मॉडल की ओर भाग गया। शाम को तीनों आंगन में बैठे। आज पहली बार टमाटर की सब्जी बनी। नीरज ने पहला कौर खाते ही कहा, हमारे खेत का स्वाद अलग है। राम निवास ने कुछ नहीं कहा, पर उसने ध्यान से कौर चबाया। उसे भी अलग लगा। रात आई। आज डायरी खुली। पहली आमदनी लिखी गई। राशि छोटी थी, पर रेखा सीधी थी। राम निवास ने पन्ना बंद किया। आज उसके मन में कोई हिसाब नहीं बचा था। लेटते समय उसने छत की ओर देखा। अब तारे उतने चमकते नहीं थे। आसमान थोड़ा धुंधला था, लेकिन उसे डर नहीं लगा, क्योंकि अब वह जानता था हर मौसम गुजरता है, और जो घर मौसम से सीख ले वह हर बार खड़ा रह जाता है। बाजार की पहली बिक्री के बाद घर की हवा बदल गई थी। कोई शोर नहीं था, कोई उत्सव नहीं था, पर एक हल्की सी स्थिरता आ गई थी। वह स्थिरता पैसे से ज्यादा भरोसे की थी। राम निवास सुबह जल्दी उठा। आज उसके भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी। वह बाहर आया और आंगन में कुछ देर बस खड़ा रहा। धूप अब ठीक से उतरने लगी थी। ठंड पीछे हट चुकी थी, पर उसकी याद अब भी हवा में थी। खेत की ओर जाते समय उसने महसूस किया, आज उसके कदम और हल्के हैं। शरीर में अब वह जकड़न नहीं थी। खेत में और टमाटर लाल हो चुके थे। कुछ अभी कच्चे थे, कुछ पकने की सीमा पर। राम निवास हर पौधे के पास रुकता। अब वह हर पौधे से उम्मीद नहीं करता था। वह जान चुका था कुछ पौधे सिर्फ सिखाने आते हैं। घर लौटते समय उसने देखा नीरज आंगन में मॉडल के सामने खड़ा बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। यह खेत है, नीरज बोल रहा था, और यह मौसम उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। राम निवास चुपचाप सुनता रहा। उसे लगा यह वही बच्चा है जो कुछ हफ्ते पहले डर के मारे चुप हो जाया करता था। पवन घर के अंदर हिसाब लिख रहा था।
पहली बिक्री, खर्च और बचत। रामनिवास ने कागज देखा। इतना बचा? उसने पूछा। पवन सिर हिलाया। ज्यादा नहीं, वह बोला, पर आगे के लिए है। रामनिवास मुस्कुराया। अब वह कम को कमजोरी नहीं मानता था। दोपहर में गांव से एक आदमी आया। उसका नाम हरदेव था। वह सब्जी मंडी में काम करता था। रामू, उसने कहा, अगर रोज थोड़ा थोड़ा लाओगे तो मैं ले लूंगा। रामनिवास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दाम? हरदेव ने बताया। ठीक था, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। सोचकर बताऊंगा, रामनिवास बोला। पहले वह तुरंत हाँ कह देता। आज उसने वक्त मांगा। शाम को रामनिवास इस बारे में पवन से बात कर रहा था। क्या लगता है? उसने पूछा। पवन कुछ देर सोचता रहा। अगर रोज बेचेंगे, उसने कहा, तो दाम कम होंगे पर जोखिम भी कम होगा। रामनिवास सिर हिलाता रहा। यह वही बात थी जो वह खुद सोच रहा था। नीरज बीच में बोला, अगर एक दिन खेत खराब हुआ तो दूसरे दिन ठीक हो सकता है। रामनिवास उसकी ओर देखता रहा। 8 साल का बच्चा अब मौसम को संभावना की तरह देखने लगा था। रात आई। आज डायरी फिर खुली। रामनिवास ने 2 कॉलम बनाए, जोखिम और सहारा। उसने दोनों में कुछ कुछ लिखा। यह पहली बार था जब वह खेती को कागज पर तौल रहा था। लेटते समय रामनिवास ने खुद से कहा, मैं अब सिर्फ किसान नहीं हूं, मैं फैसला लेने वाला आदमी भी हूं। यह सोचना उसे डरावना नहीं लगा, उसे सही लगा। अगली सुबह उसने हरदेव को बुलवाया। रोज नहीं, रामनिवास ने कहा, हफ्ते में 3 दिन। हरदेव थोड़ा चौंका, फिर सिर हिलाया। ठीक, उसने कहा। यह सौदा छोटा था पर समझदारी का था। घर लौटते समय रामनिवास हल्का महसूस कर रहा था। नीरज मॉडल लेकर उत्साह से भागा। बाबू, उसने कहा, मैं तैयार हूं। रामनिवास मुस्कुराया। मैं भी, उसने कहा। शाम ढलते ढलते खेत पर हल्की हवा चली। अब उसमें ठंड नहीं थी, बस चलना था। रामनिवास ने दूर से खेत को देखा। यह खेत अब सिर्फ उसका सहारा नहीं था, यह उसका साथी बन चुका था। रात आई। आज नींद जल्दी आई। नींद में कोई डर नहीं था, बस दिन भर की सोच का थकान भरा सुकून था। ठंडी का कहर अब पीछे छूट चुका था और किसान का घर अब आगे बढ़ रहा था, धीरे पर साफ रास्ते पर। सुबह जब आई तो उसमें कोई घोषणा नहीं थी, न ढोल, न शोर, न अचानक खुशी। बस एक सामान्य सी सुबह थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी बात थी। रामनिवास आंगन में बैठा अपने हाथों को धूप में सेक रहा था। अब धूप उसे अजनबी नहीं लगती थी। वह लौट आई थी ठीक समय पर। उसने आंखें मूंद लीं और कुछ पल सिर्फ सांसों को महसूस किया। अब सांस हल्की थी, रुक रुक कर नहीं आती थी। खेत की ओर वह धीरे धीरे चला। आज उसके भीतर किसी तरह की गणना नहीं चल रही थी, न नुकसान की न मुनाफे की। आज वह बस देखना चाहता था। खेत में टमाटर अब साफ साफ दिख रहे थे, कुछ पूरी तरह लाल, कुछ अभी रास्ते में। रामनिवास एक पौधे के पास रुका। उसने पत्तियों को धीरे से छुआ। अब वे ठंडी से कांपती नहीं थीं। उसने मिट्टी को पैर से दबाया। अब वह पत्थर जैसी नहीं थी। घर लौटते समय उसने देखा नीरज दरवाजे के पास मॉडल को सावधानी से कपड़े में लपेट रहा है। आज रामनिवास ने पूछा। नीरज ने उत्साह से सिर हिलाया। आज प्रदर्शनी है, वह बोला। रामनिवास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं आऊंगा। नीरज की आंखों में एक चमक दौड़ गई। पवन भी तैयार हो रहा था। आज वह स्कूल नहीं जा रहा था। मैं साथ चलूंगा, उसने कहा। रामनिवास ने सिर हिलाया। आज उसने किसी को रोकने की जरूरत महसूस नहीं की। स्कूल पहुंचे। आंगन में बच्चों के मॉडल सजे थे, कोई नदी का, कोई पेड़ का, कोई हवा का। नीरज अपने मॉडल के पास खड़ा था, थोड़ा घबराया पर तैयार। मास्टर जी लोगों को घुमा रहे थे। जब वे नीरज के पास आए, नीरज ने धीरे से बोलना शुरू किया। यह हमारा खेत है, उसने कहा, और यह ठंड है। उसने नीले रंग की ओर इशारा किया। ठंड से फसल मर सकती है, पर अगर हम समझ से काम लें तो कुछ बच सकता है। रामनिवास पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसके गले में कुछ अटक गया। किसी ने पूछा, यह आपने कैसे सीखा? नीरज ने सीधे कहा, बाबू से। रामनिवास ने सिर झुका लिया। यह पल उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं था। प्रदर्शनी खत्म हुई। मास्टर जी रामनिवास के पास आए। आपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है, उन्होंने कहा। रामनिवास ने धीरे से जवाब दिया, बच्चों ने भी मुझे सिखाया है। मास्टर जी मुस्कुराए। घर लौटते समय नीरज बहुत बोल रहा था, पवन चुपचाप सुन रहा था। रामनिवास बीच बीच में सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे लगा आज उसने कुछ सही किया है। शाम को हरदेव आया। आज वह पहली नियमित खरीद के लिए आया था। पेटियां निकलीं, दाम तय हुआ, बात शांति से हुई।
कोई जल्दबाजी नहीं। रामनिवास ने सौदा पूरा किया। आज उसके हाथ नहीं कांपे। रात आई। आज घर में कोई हिसाब नहीं खुला। डायरी बंद रही। आज उसकी जरूरत नहीं थी। तीनों आंगन में बैठे। आसमान साफ था। अब तारे डराने वाले नहीं थे, वे बस तारे थे।